नमस्कार साथियों। तो चलिए साथियों, हो जाइए तैयार। आज जो है हम 3 से 4 अंक जो है एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप सभी की डिमांड पे जो है आज जो है हम थ्योरी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें जो है हम कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। और आपने देखा होगा यूपी टेट के जितने भी हमने पुराने सेट पेपर किए हैं उसमें जो है आपको वर्णमाला बहुत बार पूछी गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि 3 से 4 अंक का जो है हम एक ही बार में जो है अब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए साथियों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और हम शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं पहला क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या है। तो आप जानते होंगे कि वर्णों के जो होता है व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। यह चीज़ याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे माला क्या होती है कि जब हम मोतियों के जो एक समूह को जो होता है एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं तो वो माला कहलाती है। उसी तरीके से जो होता है जो वर्णों को जो हम एक साथ व्यवस्थित कर देते तो यह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। इस चीज़ को समझिएगा कि वर्णमाला क्या कहेंगे कि वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वर्णमाला होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे, कुल 52 वर्ण होंगे। तो चलिए इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं हिंदी वर्णमाला में। देखिए अभी तो हम देख रहे हैं, तो अभी तुमको याद रहे कि कुल 52 वर्ण होते हैं, मगर जब पेपर में पूछेगा एग्ज़ाम समय तक हम भूल सकते हैं। तो आप बताइए, सभी साथियों को इतना तो पता ही होगा कि जो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें कुल कितने जो होते हैं शब्द होते हैं, तो उसमें वर्ण होते हैं। तो उसमें आपको पता होगा 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आप देखिएगा हिंदी में कभी भी ज़्यादा होते हैं तो आप 26 का 2 गुना कर दीजिए और कुल जो हमारे 52 हो जाएंगे। इस तरीके से क्या याद हुआ कि जो इंग्लिश के वर्ण जो जितने भी वर्ड हैं उनको अगर 2 गुना कर देते हैं तो हमारे हिंदी के सारे हो जाते हैं। तो कुल हिंदी में कितने वर्ण हुए, कुल हो गए 52 वर्ड हो चुके हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि स्वर जो होते हैं कुल इसमें 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। तो स्वर कितने हुए हमारे, 11 हो गए हैं और व्यंजन 33 हो गए। तो अगर हम इसको जोड़ें कि 11 और 33 तो कितना हुआ हमारे पास, तो या तो हुआ हमारे पास 44। तो बच्चे हमारे पास अब जो 8 हैं कहाँ गए, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो अब पता चलेगा कि हमारे जो बचे हुए 8 कौन से हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। और जो है हिंदी में कुल जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं और जो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। तो इसको याद रखिएगा और इसके जो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब अगले देखते हैं। तो हम लोग इस स्लाइड से जो है कम से कम 1 से 2 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी पूछा जाता है। चलिए वर्ण आया, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी होती है, ध्वनि होती है। क्या होता है, ध्वनि होती है। इसको याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और ध्वनि को लिखित रूप में जो है वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि को लिखित रूप में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से जो है भाषा की जो लघुत्तम इकाई है यह ध्वनि है, परंतु लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो क्या समझ में आया हमारा। यदि प्रश्न पूछता है कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम इसको वर्ण कहेंगे। किसको कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और अगर जो है हम पूछेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि होगा। यदि आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को मानते हैं, या कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसको याद रखिएगा कि कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब हम देखेंगे वर्ण के भेद देखते हैं, वर्ण जो होता है और किस तरीके से होता है। तो कभी भी याद रखेंगे जो वर्ण होता है, अभी हमने बताया है कि वर्ण 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। सभी साथी बताएंगे स्वर हमने कितने बताए थे, तो स्वर बताए थे हमने 11। कितने बताए थे, 11। और व्यंजन कितने थे, तो व्यंजन थे हमारे 33। तो कितना हुआ हमारा, वर्ण 2 प्रकार के हुए, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और जो स्वर होता है यह 11 प्रकार का 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं यह 33 होते हैं। तो चलिए साथियों इनके बारे में देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि जो है हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा स्वर होता है, पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है लुप्त स्वर। तो क्या समझ में आ रहा है हमारे कि स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला हमारा स्वर हुआ हास्य स्वर, दूसरा हुआ हमारा दीर्घ स्वर
तीसरा हमारा हुआ लुप्त स्वर। तो क्या समझ में आया आपको कि हमारे यह स्वर हो चुके हैं। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं व्यंजन हमारे कितने होते हैं। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के हैं हमारे। पहले हुआ स्पर्श व्यंजन, उसके बाद कौन सा, उसके बाद हुआ अंतस्थ व्यंजन और फिर आया हमारा ऊष्म व्यंजन। तो हमारे 3 प्रकार के स्वर हो चुके हैं और 3 प्रकार के व्यंजन। तो चलिए साथियों इसको समझते हैं। तो चलिए साथियों हम स्वर को देखते हैं। तो स्वर किसे कहा जाता है? जिस भी वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। क्या समझ में आया हमें कि जिस भी वर्ण का उच्चारण हम जब किसी की सहायता नहीं लेते तो उसे स्वर कहते हैं। इस जो है डेफिनेशन को याद रखिएगा, यह एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि स्वर किसे कहा जाता है। तो जब हम किसी की सहायता लिए बिना उच्चारण कर लेते हैं जिन वर्णों का, उसे जो है हम स्वर कहा जाता है। क्या समझ में, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के भेद जो होते हैं अभी बताया आपको कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर होता है। चलिए साथियों अब आगे। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न क्या है, तो आगे देखते हैं। अगला है हमारा ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर हम समझते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसको याद रखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है इन्हें जो है हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। यह जो है कुल 4 होते हैं। अ, इ, उ, अ, री। इसको इस तरीके से बोला जाता है, अ, इ, उ, री। तो इनको याद रखिएगा। इसमें हमको बहुत कम समय लग रहा है तो यह जो होता है हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको याद रखिएगा, अ, इ, उ, री। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आता है हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो यह कौन कौन से होते हैं? यह कुल जो होते हैं 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आपने देखा होगा इसको जो है ज़्यादा समय लग रहा है ह्रस्व स्वर से। तो इनको याद रखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा। आप चाहें तो अगर लिख रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वह स्क्रीनशॉट ले ले, मगर लिखना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होता है ज़्यादा देर हमारे मोबाइल पे हम जो होता है बहुत सारे स्क्रीनशॉट रहते हैं तो उसको हम तैयार नहीं कर पाते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। एक बार फिर से, जिसमें बहुत कम समय लगे वो जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। ये अ, इ, उ, री होता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि आपका होगा। और दीर्घ स्वर कौन सा होगा? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसको इसी तरीके से बोल के करिएगा। इसमें 2 गुना समय लग रहा है तो यह दीर्घ स्वर होता है। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब अगला आता है लुप्त स्वर। अभी बताया गया था। तो लुप्त स्वर क्या होगा? तो कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लुप्त स्वर कहा जाता है। इसको याद रखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। और जिस स्वर का उच्चारण लुप्त स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी के गिनती का जो है अंक 3 जो है लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंक 3 लिखा जाता है। इसको देख लीजिए कि क्या लिखा जाएगा। अंक 3 लिखा जाता है। जैसे ओम, रोम, भैया। तो इसको देखिए, आपने देखा होगा कि हम ओम को जब बोलते हैं, आपने कई बार देखा होगा तो हम बोला जाता है ओम। तो इसको लंबा खींच के बोला जाता है। तो इसी तरीके से जो है और भी होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके एग्जाम्पल्स को। तो आपको क्या समझ में आया? पहला आपका आया था, हमने ह्रस्व स्वर देखा था। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आता था। क्या आता था? अ, ई, उ, री आता था। उसके बाद हमने देखा था कि दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी ई आया था, बड़ा ऊ आया था, ए, ओ, औ आया। तो यह कौन से दीर्घ स्वर हुआ। अब हमारा लुप्त स्वर आया। इसमें हमें 3 गुना समय लगता है। इसमें जैसे ओम, रोम, भैया। तो इस तरीके से जो होते हैं हमारे आते हैं। तो चलिए साथियों इतना आप समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी तरीके की इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो उस चीज़ को जो है हम देखते हैं। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, तो चलिए साथियों इसको देख लेते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही आपकी स्लाइड है। इस स्लाइड को जरूर देखिएगा। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इससे प्रश्न कि स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है, हम जो है व्यंजन का तो उच्चारण स्थान याद कर लेते हैं मगर स्वरों का उच्चारण स्थान जो है याद करना हम भूल जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अ आ, अ आ। तो यह किससे शुरुआत हम कंठ से करते हैं। तो इसको आप अपने कंठ पे आप चाहें तो हाथ रखिए, आप बोले अ आ। तो आपके कंठ में देखिए हल्का हल्का वाइब्रेशन हो रहा होगा।
तो यह जो है कंठ से बोला जाता है। उसके बाद हमारा होता है तालु से, तो ई तालु से होता है, ई तालु से हो गया। और जो है ओष्ठ से कौन सा होता है, तो यह ऊ। आप एक चीज़ देखिए, आप बोलिए ऊ, फिर बोलिए ऊ, तो आप देखिए आपके जो होंठ हो रहा है वो गोल हो रहे होंगे, ऊ। तो आपको समझ में आ रहा होगा यह ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जा रहा है, ओठ से बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, री या मूर्धा से बोला जाता है। फिर आता है ए, तो यह देखिए कंठ तालु से बोला जाता है। किससे, ए, तो यह कंठ तालु से बोला जाता है। और कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। आप ओ बोलिए ओ, तो आपका देखिए होठ भी देखिए गोल हो रहे होंगे और कंठ में भी वाइब्रेशन कुछ हो रहा होगा। तो ओ जो होता है, यह जो होता है ओठ, ओ जो होता है कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। अ जो होता है कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, री मूर्धा से, ए कंठ तालु से, और ओ कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इतना अभी तक हमारा। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़, चलिए तो अब हम इसको जो है एक बार फोटो से देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा, यह जो है हमारा जो है ये नासिक क्या है, हमारा नाक, दंत ये हमारा है। उसके अलावा जो हो गया यह मूर्धा हो गया। उसके बाद जो है ओष्ठ हो गया, दंत, और उसके बाद ओष्ठ ये हमारा हो चुका है। और जो है इसमें आपको साफ दिख रहा होगा, क्या दिखा आपको, यह देखिए इसमें साफ समझ में आ रहा होगा आपका। देखिए मूर्धा जो है, मूर्धा से री बनना है, हो गया है, आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा ओष्ठ से ऊ बनना होगा, कंठ, और जो कंठोष्ठ से ओ बनना है, और कंठ से आ बनना है। तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप हमारा जो स्वर है लगभग ख़त्म हो चुका है पूरा। तो इसको एक बार कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है कुल जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते थे। इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं, और इसको याद करने का तरीका, इंग्लिश में 26 होते हैं, उसका 2 गुना हम 52 कर देंगे। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कितने हुए हमारे, 33। चलिए साथियों तो अगला क्या, आगे क्या है कि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित रूप में जो होता है ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, और इसमें कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वर्ण जो थे या दो प्रकार से जो बटे हुए हैं, एक स्वर एक व्यंजन। पहले आता है ह्रस्व स्वर, फिर आता है दीर्घ स्वर, फिर हमारे पास आता है लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा था, जिसमें बहुत कम समय लगे, जैसे अ इ उ री, तो यह ह्रस्व स्वर है। फिर हमारा दीर्घ स्वर आता है, जिसमें जो है ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, जैसे आ ई उ, उसके बाद ए ओ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। और लुप्त स्वर जिसमें 3 गुना समय लगे ह्रस्व स्वर से, तो ये हमारा लुप्त स्वर हुआ, जैसे ओम। तो आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा जो है अभी जब व्यंजन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों अब स्वरों का हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्वर में जो आ जो था कंठ से, ई तालु से, ऊ ओष्ठ से, री मूर्धा से, ए कंठ तालु से, ओ कंठ ओष्ठ से। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और जो है देखिए एक साथ अगर हम पूरा जो है आपको करा देंगे तो आपको भी काफ़ी जो है समस्या आएगी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा कराते हैं। आज जैसे आपका जो हमने स्वर करा दिया है, कल आपका व्यंजन करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसको आप जो है आप लोग इसको तैयार पूरा कर लीजिए, और इससे जो है संबंधित प्रश्नों को भी लेके आया जाएगा, जिससे कि आपको यूपी टेट में जो है यह इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। यदि किसी तरीके के आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो भी नए साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह जो है इस चैनल को शेयर भी करें, इस वीडियो को, जिससे कि जो है आपके जो है और साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों धन्यवाद।